नमस्कार दोस्तों। और आज हम बहुत ही चर्चित टॉपिक एक ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बात करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जैसा कि आपको पता है, आजकल अखबार इन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर रहे हैं। भारत के जो पहलगांव जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पर 22 अप्रैल को इसी साल आपको पता है एक आतंकवादी घटना हुई थी और बहुत ही घिनौनी घटना हुई थी। और उसको लेके भारत ने 7 मई को पाकिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन किया जिसको सिंदूर नाम रखा गया। और उस ऑपरेशन को के लेकर जो आज के चर्चा हैं और भारतीय समाज को लेके उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैंने इस तरह के 7 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है इस ऑपरेशन को लेके वो है कारण कि इस ऑपरेशन का क्या कारण था और क्या उद्देश्य थे। और दूसरा है कि पाक सेना जब हमने ये ऑपरेशन किया था तो कारण के बारे में आपको पहले ही मैं बता दूं कि कारण क्या था कि पहलगांव में आतंकवादी घटना हुई थी और उसका हमें पाकिस्तान को जवाब देना था। पाकिस्तान मतलब आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान में कार्यरत हैं उनको जवाब देना था। यहाँ पर ध्यान रखना, हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे, हम आतंकवादी संगठन के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। जब हमने आतंकवादी संगठनों के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो फिर पाकिस्तानी सेना ने हमारी सेना के ऊपर आक्रमण क्यों किया। दूसरी बात, तीसरा क्वेश्चन आपका है कि जब पाकिस्तानी सेना ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमारी सेना ने पाकिस्तान के जो अड्डे थे पाकिस्तानी सेना के वो सारे अड्डे तबाह कर दिए। जब तबाह हो गए थे तो फिर युद्ध विराम क्यों किया, हम अच्छी तरह से पाकिस्तान को सबक सिखा सकते थे। दूसरी बात ये थी कि चौथा क्वेश्चन आपका ये था कि अमेरिकी हस्तक्षेप क्यों, कि इसमें जब युद्ध विराम हुआ तो अमेरिका ने हस्तक्षेप इसमें क्यों किया, जबकि पाकिस्तान से हमारा संबंध जो होता है वो द्विपक्षीय संबंध होता है। ये हम पहले ही शिमला समझौते में क्लियर कर चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा POK है, जो हमारा है, भारत का है, उसको लेने का क्या ये मौका था, क्या हम इस समय पे POK को ले सकते थे। जब फिलहाल की जो हमारी पार्टी है BJP पार्टी, उसने कहीं ना कहीं चुनावों में भी ये बात कही थी कि हम POK लेंगे। क्या उद्देश्य पूर्ण हो गए। आपका छठवां क्वेश्चन है कि क्या जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था जिस उद्देश्य के लिए हमने किया था वो उद्देश्य पूर्ण हुआ या नहीं। और आपका 7वां क्वेश्चन है कि आगे अभी क्या और हो सकता है, सरकार क्या क्या डिसीजन पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या डिसीजन और ले सकती है। तो इन सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा और ध्यान से देखने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान की उत्पत्ति जाननी पड़ेगी और फिर वहाँ का राजनीतिक कैरियर जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत का विभाजन हो ही गया था। वो चीज़ इतिहास में आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ ली है। उस विभाजन के क्या कारण थे और उसके लिए जिम्मेदार कौन था, ये सब चीज़ें उस ज़माने की इतिहास की हैं। आप आधुनिक भारत में उस चीज़ को पढ़ते हो। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि विभाजन के बाद क्या हुआ। विभाजन के बाद ये हुआ कि आप देखोगे कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और हमने बहुत जल्दी 1950 में ही संविधान बना के और अपना लागू कर दिया था। और भारत में 2 आम चुनाव हो चुके थे 1956 तक, जब तक पाकिस्तान का संविधान बन के तैयार हुआ। पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान ने धर्म के नाम पर एक देश बनवा तो लिया ब्रिटिश से, लेकिन अब उस देश को चलाओगे कैसे आप, क्योंकि धर्म के नाम पे देश को चलाना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से जब 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था उससे 3 दिन पहले ही पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जिन्ना ने कहा था कि हमने नो डाउट कि धर्म के नाम पर एक देश बनाया है, लेकिन ये देश हमारी बहुत सारी इस्लाम में भी जातियां हैं। आप देखोगे कि पाकिस्तान में आज भी जो विद्रोह हो रहे हैं उनमें पख्तून है, सिंध है, सिंध में ज़्यादातर हिंदू थे। आप देखोगे कि भारत की एक अमरकोट रियासत थी जो राजपूत रियासत थी, वो पाकिस्तान में चली गई। और बलूचिस्तान के बारे में आप जानते ही हो आज भी कितने वहाँ पे हो रहे। तो ये सभी लोगों को एक साथ रखना बहुत मुश्किल था पाकिस्तान के लिए। तो उस जभी जिन्ना ने ये बात कहा था कि हमने पाकिस्तान को बनाया तो है धर्म के नाम पर, लेकिन यहाँ पे हम सभी जो जातियाँ हैं, सभी तरह के जो लोग हैं, सबके लिए समान अधिकार रहेंगे और सभी साथ मिलकर यहाँ पे रहेंगे। कहीं ना कहीं वो एक आप देखोगे तो पंथ निरपेक्ष की बात कर रहे थे। और व्यक्तिगत रूप से जिन्ना के बारे में कहा भी जाता है कि सार्वजनिक जीवन उसका चाहे कुछ भी हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो एक उदारवादी ही नेता था। लेकिन हुआ क्या
कि जब ये भारत स्वतंत्र हो गया और ब्रिटिश यहाँ से चला गया तो भारत ने इस विभाजन को दिल से कभी स्वीकार नहीं किया। आप देखोगे कि महात्मा गांधी जब जिंदा थे तो महात्मा गांधी भी ये बात कहते थे कि अभी किन्हीं परिस्थितियों के वश में हमने विभाजन को स्वीकार कर लिया है, लेकिन एक बार ये चीज़ें शांत हो जाएं और ब्रिटिश यहाँ से चले जाएं, उसके बाद हम पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ की जनता के बीच अपने कैंपेन करेंगे और फिर जनता को राज़ी करेंगे कि वो भारत में शामिल हो जाए। ये महात्मा गांधी का मानना था। उसके बाद आप नेहरू जी की बात करेंगे तो नेहरू जी तो पाकिस्तान के नाम से ही चिढ़ते थे और कई सालों तक उन्होंने पाकिस्तान का नाम अपनी जुबान पर नहीं लिया। वो कहीं पर भी अंतर्राष्ट्रीय मंच में जब पाकिस्तान के बारे में कुछ पूछा जाता था तो वो कहते थे भारत का वो स्टेट है जो अलग रह रहा है। तो वो इस तरह की बात करते थे। और तीसरी बात आपको ये भी बता दूं कि यूएनओ में नेहरू जी की बहन थी विजय लक्ष्मी, उनसे जब एक बार पूछा गया पाकिस्तान के बारे में तो वहाँ पे भी उन्होंने ये कहा था कि हमने तो पाकिस्तान के विभाजन, भारत के विभाजन को इस वजह से स्वीकार किया था क्योंकि ब्रिटिश वहाँ से चले जाएं। अगर ब्रिटिश वहाँ से आ जाएंगे उसके बाद हम फिर पाकिस्तान को कभी भी मान्यता नहीं देंगे और उसे एक दिन अपने आप में मिलाएंगे। दूसरी बात ये थी कि आप विश्व स्तर पर यूएनओ में जितने भी विश्व स्तर पर बिरादरी थी देशों की, वो देश भी ये कहते थे कहीं ना कहीं यूएनओ में खुल के कि स्वतंत्रता तो हिंदुस्तान ने ली है, हिंदुस्तान के लोग स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए हैं, पाकिस्तान का स्वतंत्रता में कोई योगदान ही नहीं है, तो पाकिस्तान को देश फ्री में क्यों दे दिया जाए एक। तो इस तरह की बात थी। अब जब इस तरह की बात विश्व में होने लगी, यूएनओ में होने लगी, तो पाकिस्तान की राजनीति में एक भूचाल आया और वो भूचाल ये था कि वहाँ के जो नेता थे उन्होंने अपनी जनता को भड़काना शुरू किया कि ये देखिए भारत तो विश्व स्तर पे पाकिस्तान को एक देश मानता ही नहीं है और वो बदनामी कर रहा है कि ये देश नहीं रहेगा और इसे अपने आप में मिला लेंगे। इसीलिए वहाँ की राजनीति क्या शुरू किया कि भारत के खिलाफ हमें स्ट्रांग होना है और भारत से हमें कोई बचा सकता है तो वो है पाकिस्तान की सेना। इस वजह से वहाँ के जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने ये कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा सेना को मजबूत बनाया जाए और फिर आप देखोगे कि पाकिस्तान को बचाने के लिए सेना ज़रूरी थी और सेना को स्ट्रांग बनाने के लिए पैसा ज़रूरी था और वो पैसा पाकिस्तान के पास था ही नहीं, पहले से ही नहीं था। आपको पता है कि जब स्वतंत्र हुआ था तब भी भारत ने उनको 65 करोड़ रुपए दिए थे और कहीं ना कहीं उसको लेकर ही भारत में गांधी जी के साथ जो हमारे कट्टर राष्ट्रवादी या हिंदुत्ववादी जो नेता थे उन्होंने गांधी जी का विरोध किया और बाद में गांधी जी की मृत्यु भी इसी कारण हुई क्योंकि गांधी जी उनको पैसा देना, उनके जो हिस्से का पैसा था उसे देना चाह रहे थे। दूसरी बात ये थी कि आप पाकिस्तानी सेना की उस समय हालत क्या थी। आप देखोगे कि जब विभाजन हुआ तो थल सेना का 40% पाकिस्तान को दिया गया था, नौसेना का 30% और वायुसेना का 20% पाकिस्तान को दिया गया था। इस तरह से वहाँ की सेना भी काफ़ी कमज़ोर थी उस ज़माने में। अब पाकिस्तान ये बात समझ चुका था कि करें तो करें क्या, भारत हमें नहीं छोड़ने वाला, एक दिन अपने आप में मिला लेगा, जिस तरह के उनके राष्ट्रीय नेता बातें करते हैं। दूसरी बात आप ये भी देखोगे कि मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में वहाँ की जो सेनाएं राजनीति के ऊपर हावी कैसे हुई। तो आप ये भी देखोगे कि पाकिस्तान के जो टॉप लीडर थे वहाँ पे, वो लीडर भारत से गए थे और वो भारत की उनकी जो आप देखोगे फैन फॉलोइंग या उनके वोटर में कहूँ तो वो भारत में ही थे। जैसे लियाकत अली वहाँ के प्रधानमंत्री बने तो वो लियाकत अली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई के रहने वाले थे। तो वहाँ के जो लीड कर रहे थे वहाँ पे जो नेता, वो वहाँ की जनता के वोटर ही नहीं थे, वहाँ की जनता में उनकी कोई पॉपुलरिटी नहीं थी। और आपको ये बात बता दूं कि पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए सबसे ज़्यादा जो मेहनत की मुसलमानों ने, वो मुसलमान थे बिहार और उत्तर प्रदेश के। वहाँ के मुसलमानों ने तो इसको ज़्यादा गंभीरता से लिया ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान बन गया वहाँ। तो चीज़ें इस तरह से हुई कि जनता भी वहाँ राजनीतिक नेताओं से नहीं जुड़ पाई और इस तरह से वहाँ पे चीज़ें चलती गईं और सेना को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वहाँ पे फिर उन्होंने ये चीज़ देखी कि हम चाहे हमारे पास एक छोटी सी भूमि है लेकिन हमारी भूमि बहुत लोकेशन बहुत अच्छी है। और उस ज़माने में आप जानते हो कि शीत युद्ध चल रहा था और शीत युद्ध में साम्यवादी जो हमारा रूस था, दूसरी तरफ पूंजीवादी हमारा अमेरिका था, दोनों के बॉर्डर पर पड़ता था पाकिस्तान। तो अमेरिका ने ये फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि रूस को
रोकने के लिए हमें पाकिस्तान की ज़मीन चाहिए, और पाकिस्तान को इस वजह से अमेरिका ने सहायता शुरू कर दी। और उसी समय पर एक वहाँ सेना के अध्यक्ष हुए अयूब खान, और अयूब खान अमेरिका गए, और अमेरिका जाने के बाद उन्होंने वहाँ के सेनापति या वहाँ के सेनाध्यक्ष से कुछ समझौते किए, और समझौते में ये हुआ कि आप हमारे लिए हथियार दोगे, हमारे लिए खाने का इंतज़ाम करोगे, और हम आपके उद्देश्यों के लिए अपनी ज़मीन देंगे। और इस तरह से अब पाकिस्तान में एक अलग तरह की राजनीति बन गई। पाकिस्तान को एग्जिस्ट करने के लिए विश्व स्तर पर पाकिस्तान ने अपने आप को शामिल कर लिया। और वहाँ पे आप देखोगे कि फिर आगे चलती रही, और आप फिर देखोगे कि अयूब खान ने फिर राजनीतिक जो सत्ता थी पाकिस्तान में उसको पलट दिया, और वो खुद ही वहाँ के राजनीतिक अध्यक्ष भी बन गए अयूब खान। और उसी ज़माने में आप देखोगे कि सिंधु नदी का जो समझौता हुआ था, सिंधु समझौता, उसको लेके जो अभी भारत सरकार ने उसको स्थगित किया है, वो भी तभी हुआ था 1960 में, जब अयूब खान ही थे। और अयूब खान ने क्या किया था कि नेहरू को आमंत्रित किया था, और नेहरू वहाँ गए भी, और नेहरू का ज़बरदस्त स्वागत भी हुआ पाकिस्तान में। लेकिन नेहरू ने सिंधु जल समझौता किया क्यों, उसके पीछे मैंने आपको बता ही दिया कि भारत ये चाहता था कि एक दिन हम पाकिस्तान की जो आवाम है, जो वहाँ की जनता है, उसको हम अपने पक्ष में कर लेंगे, और ये राजनीतिक नेता ये अपने आप पीछे हट जाएंगे, और हम पाकिस्तान को शामिल कर लेंगे। इस वजह से क्या हुआ कि नेहरू जी ने सिंधु समझौता किया, और पाकिस्तान की आवाम को पानी के लिए किया कि हम पानी देंगे आपको सिंधु समझौते के तहत। इस तरह की बातें आगे चलती रही। लेकिन जैसे ही सिंधु समझौता हुआ, अयूब खान ने अपना पूरा का पूरा बिहेवियर ही बदल दिया। अब वो भारत के ऊपर आक्रमण करने की सोचने लगा, और भारत को हराने की कोशिश करने लगा। इसी बीच आप देखोगे कि 1962 में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, और उसके तुरंत बाद फिर दोबारा से पाकिस्तान ने 1965 में आक्रमण कर दिया। और देखोगे उस समय पे जो हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे, वो गांधीवादी नेता थे, शांति प्रिय नेता थे, उन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी उन्होंने युद्ध जीता। लेकिन उस युद्ध में भी क्या हुआ था, पाकिस्तान ने की जो राजनीति की और सेना थी, उन्होंने ये प्रसार किया अपने देश में कि हम 65 का युद्ध हारे नहीं हैं, 65 का युद्ध हम जीत गए हैं, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद आप देखोगे कि वहाँ पे एक फिर सेना के अध्यक्ष बने याहिया खान। तो याहिया खान काफ़ी एग्रेसिव सेना अध्यक्ष थे। आप देखोगे कि 1969 में क्या हुआ था कि आप 69 में ये हुआ था कि जो रूस और चीन जो आपस में काफ़ी मित्र थे पहले, उनके आपस में बीच में डिस्प्यूट हुआ। जब उनके बीच डिस्प्यूट हुआ तो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी जो दूसरे देशों की जो घटनाएं वो आपके देश की राजनीति है उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं, ये आप जानते ही हो। तो जब रूस और चीन के संबंध खराब हुए तो अमेरिका चीन की तरफ दोस्ती की, अमेरिका और चीन की दोस्ती हो गई, और उसमें बीच में पाकिस्तान भी शामिल था। और तब ये हुआ कि पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष थे याहिया खान, उन्होंने बीच में वो भी उसमें शामिल हुआ, और वो ये सोचने लगे कि कहीं ना कहीं हम ये करेंगे कि अब हम अमेरिका और चीन की मदद से भारत को हरा सकते हैं। और उसी समय पे क्या हुआ था, जो पूर्वी पाकिस्तान था, मैं 69 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी पाकिस्तान के विरोध में आप देखोगे कि कैंपेन चल रहे थे। वहाँ के जो नेता थे आपके शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिता थे, वो एक मुहिम चला रहे थे, क्योंकि दिक्कत ये थी कि अभी तक पाकिस्तान में आम चुनाव नहीं हुए। तो याहिया खान ने क्या किया, 1970 में आम चुनाव कराए, और आम चुनाव में जो पूर्वी पाकिस्तान था उसकी सीटें ज़्यादा थीं, और सीटें ज़्यादा होने की वजह से शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीते, और उनको पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनना था। लेकिन ये पश्चिमी पाकिस्तान ने ये कभी स्वीकार नहीं किया, और शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया, और सेना के दम पर वहाँ पे दबाने की कोशिश की गई। और आप ये देखोगे कि उस दौर में याहिया खान ने पूर्वी पाकिस्तान, जिसको अब आप बांग्लादेश कहते हो, उसमें लगभग 30 लाख लोगों को मरवा दिया था। जो बांग्लादेश आज पाकिस्तान से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, उसे अपना इतिहास पढ़ना चाहिए कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया था। और फिर आप देखते हो कि उस ज़माने में भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी ने जब ये देखा कि चीन, अमेरिका और पाकिस्तान तीनों एक गुट में आ गए, तो इंदिरा गांधी ने जब इस पूर्वी पाकिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करना चाहा, क्योंकि लगभग 1 करोड़ शरणार्थी असम में आ गए थे, और वो आज भी असम में बने हुए हैं।
ये प्रॉब्लम आज भी हमारे यहाँ बनी हुई है। और फिर इंदिरा गांधी ने रूस के साथ एक संधि की 1970 में, और उस संधि के तहत ये कहा गया कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरा देश आएगा तो रूस फिर हमारी मदद करेगा सैनिक रूप से। इस तरह से फिर करके और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने एक गलती कर दी, क्योंकि याहिया खान अब कहीं ये समझने लगा था कि अब हमारे पास चीन और अमेरिका है और हम भारत को भी हरा देंगे और पूर्वी पाकिस्तान को भी हरा देंगे। इस तरह से उन्होंने 3 दिसंबर को गलती कर दी भारतीय एयरबेस पे आक्रमण करके। और फिर इंदिरा गांधी ने सेना को पूरी छूट दी। रूस के साथ हमारा समझौता हो ही गया था और लगभग 14 दिन में हमने पाकिस्तान को पूरी तरह से पस्त कर दिया। पाकिस्तान उस युद्ध में जितनी बुरी तरह से हराया, आज तक ऐसा युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हुआ। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया। पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष था उसने लिखित में हार स्वीकार की। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती थी। और फिर वो भारत समझौते के लिए नहीं आया जहाँ पे शिमला समझौता हुआ था। उसने अपना राजनीतिक अध्यक्ष आप देखोगे कि जुल्फ़िकार भुट्टो को यहाँ पे भेजा था। जुल्फ़िकार भुट्टो जो इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा आलोचक था, और वो भी शर्म से बहुत लज्जित हुआ, क्योंकि उसे अब इंदिरा गांधी के सामने घुटने टेकने थे। और शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौते में काफ़ी इंदिरा गांधी जी ने बार्गेनिंग की, और बार्गेनिंग करने के बाद जुल्फ़िकार भुट्टो ने भी कहा कि मैं एक राजनीतिक प्रतिनिधि हूँ और आप मेरे ऊपर ऐसी संधि न ला दें जिससे मैं अपने देश न जा पाऊँ, और अगर मैं वहाँ चला भी गया तो वहाँ के लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। और आप देखते भी हो कि जुल्फ़िकार भुट्टो को बाद में पाकिस्तान में फांसी दे दी गई। इस तरह से, और भारत इंदिरा गांधी के जो निजी सचिव थे उन्होंने भी ये बातों इंदिरा गांधी को समझाई कि हम कुछ इस तरह की संधि न करें जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद वारसाई की संधि हुई थी और फिर हमेशा के लिए एक दुश्मनी बन गई थी। हमें पाकिस्तान को मिलाने की कोशिश करनी चाहिए, जो पहले हमारे राजनीतिक नेता करते रहे हैं। तो इस तरह से हम 71 तक तो आ गए, आप देखते हो। तो अब ये क्या हुआ कि आगे चल के फिर क्या हुआ 71 के बाद, आप देखोगे 1986 में पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया। इस्लामिक कंट्री घोषित करने का पीछे उसका रीज़न ये था कि जो इस्लामिक जो देश हैं, अरब देश हैं, उनका समर्थन उसे मिल जाए। तो इस तरह से उन्होंने इस्लामिक कंट्री घोषित किया अब पाकिस्तान ने 1986 में। और आप देखो कि पूरे विश्व में धर्म के नाम पर 2 ही देश बने हैं। वो एक तो पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित किया है, और एक यहूदी देश है इजराइल। और इसके अलावा जितने भी अरब देश के मुस्लिम कंट्री हैं, किसी ने भी अपने आप को धर्म के नाम पर अलग नहीं किया। वो किसी न किसी कारणों से एक दूसरे से अलग हुए। अब आप ये देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे आपको ये बात कर ली कि जो सेंटो एक संगठन था यूरोप का जिसमें पूंजीवादी देश थे, उसका सदस्य बन गया था कौन? आपका पाकिस्तान। जिससे कि पाकिस्तान को पैसा चाहिए और सेना के लिए हथियार चाहिए, तो यूरोप से, अमेरिका से उसे मिलते रहते थे। इस वजह से वो मिल गया और वो रूस का विरोध करने लगा। रूस की इसी वजह से हमारे साथ संधि रही और रूस हमारा समर्थन हमेशा करता रहा। लेकिन आप यहाँ पे ये देखोगे कि बाद में क्या हुआ कि 1990 में रूस का जैसे ही विघटन हुआ, विघटन होते ही अब क्या हुआ था कि एक रास्ता खुल गया। अब पाकिस्तान चीन की तरफ पूरी तरह से झुक गया और चीन के साथ बहुत गहरी दोस्ती हो गई, क्योंकि चीन भारत का दुश्मन था। तो मैंने इस तरह की चीज़ें आपको बता दी, राजनीतिक चीज़ें आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं कि युद्ध विराम क्यों हुआ। तो युद्ध विराम की बात जब मैं करूंगा तो भारत की जो सरकार है उसका स्पष्ट कहना था कि हमारा जो उद्देश्य है वो आतंकवादी संगठनों को उड़ाना है। और भारतीय सेना ने 9 आतंकवादी ठिकानों को उड़ा भी दिया, पूरी तरह से साफ़ भी कर दिया। उसके बाद भारत ने खुद ही युद्ध नहीं किया, पर पाकिस्तानी सेना ने उसके जवाब में, क्योंकि आप जानते हो कि पाकिस्तान का जो उद्देश्य है वो आतंकवाद को समर्थन देना है। और उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब 71 के युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई तो वो राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के, निक्सन, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इज्जत के रूप में उसको देखा। उन्होंने भारत के खिलाफ लड़ने के लिए 7वां बेड़ा भी भेजा था। और उन्होंने फिर चीन के साथ मिलकर ये कोशिश की
कि पाकिस्तान को परमाणु संपन्न बनाया जाए, और उसी बीच में आप देख सकते हो कि 1998 में पाकिस्तान को परमाणु मिल गया। और वो परमाणु क्यों मिला? वो चीन और अमेरिका की शह पर ही पाकिस्तान को परमाणु मिला। जिससे परमाणु मिलने के बाद पाकिस्तान ने क्या किया, अब पाकिस्तान ने अपनी रणनीति चेंज कर दी। अब पाकिस्तान ये समझ गया कि अब हम भारत के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे। इस वजह से उसकी जो ISI एजेंसी है उसने आतंकवाद को पालना शुरू कर दिया। और आतंक अब उसके पास दो हो गए कि अगर भारत हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम उससे अपनी रक्षा करेंगे, और भारत हमारे ऊपर डायरेक्ट अटैक कर नहीं पाएगा। इस वजह से हम दूसरी साइड से हम छद्म युद्ध करेंगे। और आप देखोगे कि हमारा करगिल का युद्ध था 1999 में, वो भी एक प्रॉक्सी वार था। उसमें भी क्या था, आतंकवादी संगठन ही शामिल थे। तो अब पाकिस्तान की रणनीति यही है कि अगर भारत हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम परमाणु बम की धमकी देंगे, और दूसरी तरफ से हम आतंकवादी उनके देश में भेजते रहेंगे और उसके देश को अस्थिर करते रहेंगे, कमज़ोर करेंगे कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें शुरू हो चुकी थी अब। तो उसी के लिए अब क्या हो गया, जब वहाँ पे आतंकवादी संगठन तबाह किए गए हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, तो वो पाकिस्तान के आका हैं। तो वो उनके आप देखोगे कि वहाँ की सेना भी उनके जनाज़ों में शामिल हुई, और उनका प्रतिशोध लेने के लिए वहाँ की जो जनता है कट्टरवादी, उसको संतुष्ट करने के लिए वहाँ की सेना ने 3 दिन तक हमारे ऊपर आक्रमण किया, और हमने माकूम हमारी सेना ने जवाब देते रहे। लेकिन अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आ जाता है कि अमेरिकी हस्तक्षेप क्यों? लेकिन जब युद्ध विराम हुआ तो युद्ध विराम की भारत में घोषणा करने से 2 घंटे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ये अपने ट्विटर पे ये डाल दिया कि मैंने सीज फायर करा दिया है। और हमारे शिमला समझौते के तहत हम पहले ही कह चुके हैं कि हम तीसरे किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये एक देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, आपको इसको अच्छे से देखना चाहिए। नो डाउट कि हमें डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है, ये भारतीय मंत्रालय और भारत सरकार कह चुकी है। लेकिन फिर भी ऑफिशियल रूप से हमें भारत अमेरिका का जो उच्चायुक्त है उससे मिलकर ये इस बात के लिए आपत्ति जतानी चाहिए, क्योंकि आप देखते हो कि ट्रंप के बारे में आप इस तरह के तर्क दे सकते हो कि वो मेंटली रूप से ऐसा ही इंसान है, वो कहीं पे कुछ भी बोल सकता है, लेकिन कुछ भी कर सकता है, कुछ भी गलत सलत बोलता रहता है, और वो एक तरह का व्यापारी है। कुछ भी हो, लेकिन फ़िलहाल वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, और अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते वो भारत की संप्रभुता को चोट नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए हम विरोध करना चाहिए भारत को। आप ये देख सकते हैं भारत के बीच में कोई भी चौधरी बनने की कोशिश अमेरिका न करे। भारत ने पहले से ही जिस दिन से स्वतंत्र हुआ है उसी दिन से किसी देश की गुलामी स्वीकार नहीं की। नेहरू ने आपको देखा होगा कि नेहरू ने स्वतंत्र होते ही अपनी एक अलग विश्व स्तर पर नीति बनाई थी, गुटनिरपेक्ष की नीति, और हम किसी देश के पिट्ठू नहीं बने। इसी वजह से हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो हमें जवाब देना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति को, आप इस तरह से नहीं कर सकते। अब बात करते हैं POK की, कि जब भारतीय सेना ने जो पाकिस्तानी सेना के ठिकाने थे, एयरबेस थे, उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया, तो फिर क्यों ना हम POK ले लेते। आप देखोगे कि 2024 के चुनावों में UP में योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा था कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी तो हम POK को वापस ले लेंगे। और संसद में भी अमित शाह ने कुछ इस तरह की बातें की कि POK के लिए हम जान दे देंगे। तो अब भारत के कुछ लोग ही ये पूछ रहे हैं कि जब आज मौका था हमारे पास तो हमने इसके लिए एक्शन क्यों नहीं लिया। तो आप इसके लिए आप समझ सकते हो कि आप कहीं ना कहीं ये डिप्लोमेसी समझोगे कि जब 3 दिन तक भारत पाकिस्तान के बीच एक युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, और भारत को आप देखोगे कि अमेरिका, मैंने आपको बताया था अमेरिका को पाकिस्तान की ज़मीन यूज करनी है, इस वजह से पाकिस्तान का साथ देता है। और कहीं ना कहीं भारत के जो हमारे PM हैं मोदी जी, वो अब जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो अमेरिका को काफ़ी विश्वसनीय समझने लग गए थे, और वो कहीं ना कहीं ये समझ रहे थे अमेरिका हमारा साथ देगा। और हर उनकी जब से सरकार बनी है हर स्तर पर उन्होंने अमेरिका का विरोध नहीं किया, कहीं पे भी अमेरिका के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अमेरिका ने हमारे साथ नहीं दिया। पहलगाम हमले के बाद जो UNO में भी जो बातचीत चली, UNO में पाकिस्तान का पक्ष इस वजह से सुना गया, पाकिस्तान फ़िलहाल UNO में जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं
हैं उन 10 अस्थायी सदस्यों में पाकिस्तान भी शामिल है। और वहाँ पे भी देखोगे कि भारत को कोई स्ट्रॉन्ग समर्थन नहीं मिला। अभी तक हमें रूस से मिलता था, रूस ने भी आलोचना की, लेकिन जो पहले वाला जो राजनीति थी रूस की तरफ से, वो स्ट्रॉन्ग समर्थन किसी का भी नहीं मिला, सब ने बस आलोचना करते हुए रह गए। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार ने ये सोचा कि हम इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ा सा हम बैकफुट पर हैं, इस वजह से हम क्या करेंगे कि अभी पीओके को लेना मुनासिब नहीं समझा। और अभी सरकार की नीति है, ये मेरा अपना विश्लेषण है, मैं अपनी तरफ से जो बता रहा हूँ वो है। इस वजह से आपको इसका आंसर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या उद्देश्य पूर्ण हुए? उद्देश्य हमारा क्या था ऑपरेशन सिंदूर का? आपको पता है उद्देश्य हमारा ये था कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन हैं उनको तबाह करना है, और किसी हद तक हम उसे करने में सफल रहे हैं। हम कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि हमने अपने उद्देश्य को पूर्ण रूप से नहीं पाया हो, लेकिन कुछ उद्देश्य भारतीय सेना ने ज़रूर पूरा कर दिया है। लेकिन आप ये अगर मुझसे पूछोगे क्या इस ऑपरेशन के बाद आतंकवादी गतिविधियां बंद हो जाएंगी, तो अभी इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत ने जो सीज फायर की घोषणा की उसमें पाकिस्तान के साथ कोई भी ऐसी शर्त नहीं रखी, और वो किन शर्तों पे हुआ उसको अभी खुल के भारत सरकार भी बताना नहीं चाह रही। और उन्होंने यही कहा है कि अभी सिंदूर जो ऑपरेशन है वो जारी है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर का जो उद्देश्य है वो पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है, अभी अधूरा है। क्योंकि कम से कम हम अगर पीओके को नहीं लेना चाहें या बलूचिस्तान जैसे संगठनों को समर्थन नहीं कर पाए, वो बात अलग रही, लेकिन कम से कम हमें वो 4 आतंकवादी तो चाहिए जिन्होंने हमारी आत्मा पे हमला किया है 22 अप्रैल को, वो तो हमें चाहिए। और आगे की राह क्या रहेगी, आगे की देशदा के आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी जारी है। अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम उसे बहुत अच्छी तरह से जवाब देंगे। और दूसरी बात ये है कि भारत ने एक बहुत अच्छी घोषणा इसमें भी की है कि अगर कोई आतंकवादी हमला अब तो हमारे ऊपर होता है तो हम उसे एक्ट ऑफ वार कहेंगे। ये काफ़ी अच्छा डिसीजन माना जा रहा है। आप देखोगे कि मुझे लगता है कि ये आतंकवाद के खिलाफ आगे आने वाली अच्छी पॉलिसियों में साबित होने वाली है कि हम जो भी आतंकवादी संगठन हो, कार्रवाई हो, हमला हो, हम उसे युद्ध के रूप में माने, तो कहीं ना कहीं दूसरे देश के ऊपर ये प्रेशर आएगा कि वो इन चीज़ों से बचे। और अब आप बात कर लेते हैं कि जब से पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार आया है तब से उसने क्या क्या किया है। आप देखोगे कि 1999 में करगिल युद्ध हुआ था अटल बिहारी के ज़माने में, तब भी वो एक प्रॉक्सी वार था, और उसके लिए हमने कोई अच्छे से हम जवाब क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि कारण यही था परमाणु हथियार। दूसरी बात आप देखोगे कि 2001 में संसद हमला हुआ, संसद पे हमला होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ये निर्णय लिया फिर दोबारा से कि पूरी की पूरी सेना हमने पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचाई। उसके वहाँ पे उस गतिविधि के लिए भी हमने बहुत सारा पैसा खर्च किया, लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान क्यों युद्ध नहीं करे, उसका भी कारण कहीं ना कहीं यही रहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु हमला है, परमाणु बम है। तो आप देखो कि 2008 में मुंबई हमला हुआ, वहाँ पे भी हमारे लिए 160 से ज़्यादा लोग मारे गए, और वहाँ पे भी हमने सॉफ्ट पावर, जब यूपीए सरकार थी मनमोहन सिंह की, और उन्होंने भी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और यूएनओ में जाके और जगह जगह जाके उन्होंने पाकिस्तान की इस करतूत को उजागर करने की कोशिश की और पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की विश्व बिरादरी पे। उसके बाद आप देखोगे कि मोदी जी जब से आए, उनके आने के बाद सबसे पहले उरी में 2016 में हुआ, उसके बाद हमने पाकिस्तान को स्ट्राइक की, अच्छा जवाब दिया। फिर आप देखोगे 2019 में पुलवामा हुआ, उसके बाद भी हमने स्ट्राइक की, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। और अब तीसरा हमला जो बहुत ही घिनौना हमला है पहलगांव, उस पर भी हमने ऑपरेशन सिंदूर चला ही रखा है। लेकिन अभी भी हम आतंकवाद के खिलाफ किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं। और पहलगाम हमले की एक सबसे बड़ा बुरा कृत्य ये है कि वहाँ पे धर्म पूछ के किया गया, हमला किया गया। उसके पीछे कारण क्या है आतंकवादी संगठनों का, आप समझते हो कि भारत में गृह युद्ध हो जाए, सांप्रदायिकता के नाम पर देश आपस में बट जाए और फिर उनको देश को तोड़ना आसान पड़ जाए। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि
सरकार आने के बाद हमने जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो काफ़ी सामान्य कर दी थी, तो उस सामान्य स्थिति को दोबारा से बिगाड़ने की कोशिश की गई है। तो ये हमला अपने आप में काफ़ी निंदनीय और काफ़ी बुरा है। इस तरह से मैं देखता हूँ कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के सारे आपके क्वेश्चन है वो कवर कर दिए हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब